जी बेटा, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ठीक, मैं भी ठीक हूँ, बस चल रहा है गुजारा। आज हम थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे, तो दरमियान में मैं आपको थोड़ा सा गैप दे। और आज हमने प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? यस मैम। यस मैम। ओके, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। और मुझे कोई बताएगा कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? क्योंकि लेक्चर तो मैंने अपलोड कर दिया था, पीडीएफ उसकी, लेकिन मेरे ख्याल है कि 28 स्लाइड है शायद। 28 स्लाइड। ओके ओके, लेट मी चेक। कुछ पढ़ना शुरू किया? मई के फर्स्ट वीक में आपके पेपर हैं, मिड के। पता चला आपको? यस मैम। मैम थ्री टू किस वीक में पेपर है? फर्स्ट वीक में थ्री टू ये सेवन जो लिखा हम है। मैम मई के फर्स्ट वीक में। हाँ जी, 3 to 7 डेट लिखी हुई है एकेडमिक कैलेंडर पे। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था अच्छा मैं तुम्हें कंफर्म करके बताऊंगी। 3 to 7 डेट लिखी हुई है उसके ऊपर। किसी ने मेरे ख्याल है सीआरजीआर ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है डाटा। ओके, तो मेरे ख्याल है हमने मैकेनिज्म स्टार्ट करना है फोटोसिंथेसिस का। और जहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन और एक्शन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड फैक्टरिंग ऑन द क्लोरोफिल सिंथेसिस, या इन अदर वर्ड्स ऑन फोटोसिंथेसिस, ये सब शेयर कर लिया है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके लिए यू कैन डिवाइड द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू टू कैटेगरीज। वन इज द एनर्जी ट्रांसफर, मीन्स के जो लाइट एनर्जी है उसका ट्रांसफर, और इन अदर वर्ड्स के उसका सेव हो जाना इन द फॉर्म ऑफ फोटोकेमिकल एनर्जी। और वो एनर्जी सेव होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो उसका बनना, तो इसको इस उसके बनने तक के अमल को हम कहेंगे एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है। दूसरा हिस्सा जिनको आप, अच्छा इसी इसको आप एनर्जी ट्रांसफर को आप लाइट रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शंस या फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसका जिसका मेन पार्ट है, और जिसमें जी स्कीम, काफी सारी चीजें हैं जिनके नाम की वजह से, मतलब ये इसके काफी सारे नाम बन जाते हैं, इसके काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसके काफी सारे नाम बन जाते हैं। दूसरा जो हिस्सा है उसको, जिसमें ये एटीपी और एनएडीपीएच जो कि एनर्जी ट्रांसफर से के बाद हमें हासिल हुए हैं, प्रोडक्ट हासिल हुई है, इसकी यूटिलाइजेशन है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का जो मरहला है, इसको हम फिर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहलाते हैं। और जिसको इसने डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट है मेल्विन कैल्विन, उनके नाम से भी इनको कैल्विन साइकिल का भी नाम दिया जाता है। C3 पाथवे के नाम से भी ये मशहूर है। तो ये सारी एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को। कैल्विन साइकिल भी वही है, डार्क रिएक्शन भी वही है, एंड सो ऑन। इस तरह इसके भी काफी सारे मल्टीपल नेम्स जो है वो बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्फेसाइज करेंगे ऑन द एनर्जी ट्रांसफर के फोटोकेमिकल एनर्जी जो है वो किस तरीके से ट्रैप होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो लाइट कैसे आती है, कौन सी चीजें उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, किस तरह की लाइट होती है, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि लाइट को कैप्चर करने के बाद किस फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में, और किस तरीके से वो चीजों को जो है वो मुतासिर करती है, जिसकी वजह से फिर आपके पास एटीपी या एनएडीपीएच बनेंगे। तो एनर्जी ट्रांसफर को भी फिर आप फर्दर 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि लाइट का अब्जॉर्ब हो जाए, जस्ट अब्जॉर्ब हो जाना। और आप जानते हैं कि वो पिगमेंट्स जो है उसको ट्रैप अब्जॉर्ब करेंगे और ट्रैप करेंगे। नंबर 2, उसी लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो कि अब्जॉर्ब हुई है, फोटोलाइसिस होना।
फोटोलाइसिस एज द नेम इंडिकेट, फोटो मीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन होना। अब फोटोलाइसिस हो किसकी रही है? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर की फोटोलाइसिस हो रही है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को फोटोलाइसिस, इसको एक स्टेप बता सकते हैं आप। फोटोलाइसिस भी हो गई, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुई, उसके बाद फोटोलाइसिस भी हो गई उसकी मदद से, और दोनों की मदद से यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट ट्रैप एंड फोटोलाइसिस की मदद से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू डिफरेंट कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द जी स्कीम और इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि लाइट के प्रेजेंस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी इलेक्ट्रॉन की। उस जी स्कीम को आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का नाम दे लें। एंड देन उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की चलने की वजह से, जो कि इन टर्न इलेक्ट्रॉन की वजह से चल रही है, जो कि फोटोलाइसिस से आए हैं, जो कि इन टर्न लाइट की वजह से, स्प्लिटिंग की वजह से बने हैं, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से बने हैं। तो ऊपर वाले तीनों प्रोसेसेस की अल्टीमेट जो आपके पास प्रोडक्ट आता है, वो लास्ट है, वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और आप यहाँ पे NADPH को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो भी एनर्जी की स्टोरेज की फॉर्म है। तो NADPH की फॉर्मेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी की सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जो आप कह लें कि जो स्टेप आता है, उसमें हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आया ये जो सारा मैकेनिज्म है जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं या एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस एनर्जी के ट्रांसफर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे मौजूद है और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इस काम को सरंजाम देंगे यानी कि एनर्जी के ट्रांसफर को। तो उनमें आ जाते हैं कि इनको, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये जो पहला स्टेप है यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड लाइट ट्रैप, इसको आप थैलाकॉइडल रिएक्शंस के भी इनको नाम दिया जा सकता है क्योंकि थैलाकॉइड पे ही पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इनको इनको ट्रैप करेंगे। और इसके अलावा आप वो जो सिस्टम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करते हैं या प्रोसेस को जो है वो चलाते हैं, और उनको भी, वो भी काफी मशहूर मारूफ हैं जिनको आप फोटो सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। और फोटो सिस्टम कोई एक चीज का नाम नहीं है, फोटो सिस्टम एक पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है जिसके साथ उसके एसोसिएटेड कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उसके साथ एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके साथ डिफरेंट टाइप्स की जो आप कह लें कि एसोसिएटेड मशीनरी होती है जो कि उस फोटो सिस्टम को बनाती है। ओवरऑल फोटो सिस्टम जो है, हर एक फोटो सिस्टम जो कि दो आपको पता है कि है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और दोनों में ही आप कह सकते हैं कि दो चीजों में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं फोटो सिस्टम को। एक वो जो कि लाइट को सिर्फ हार्वेस्ट करने का काम करता है यानी कि फोटो सिस्टम की वो मशीनरी, वो कंपोनेंट जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लाइट को ऑब्जॉर्ब करना है, ठीक है। और दूसरा वो चीज है जिसका कंपोनेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, विच इज नोन एज रिएक्शन सेंटर, जिसकी वजह से फोटो सिस्टम का नाम भी पड़ता है। आप जानते होंगे यकीनन कि फोटो सिस्टम 1 को हम इन अदर वर्ड्स PS700 के नाम से भी जानते हैं, इसी तरह फोटो सिस्टम 2 को हम इन अदर वर्ड्स PS680 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो कि एज रिएक्शन सेंटर काम करता है, वो 680 एंड 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसी के लिहाज से अब हम ये देखें, अभी आपको बताया ना कि दोनों फोटो सिस्टम्स में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है और रिएक्शन सेंटर भी मौजूद है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से हम क्या मुराद ले रहे हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटीना कॉम्प्लेक्स, और इन अदर वर्ड्स आप इसको एब्रीवेट कर सकते हैं LHC से, यानी लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स से। और ये लाइट का कैप्चरिंग गैदरिंग पार्ट है, काफी सारे ये पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, जिनमें आपके पास क्लोरोफिल ए बजाते खुद, मतलब क्लोरोफिल ए एज रिएक्शन सेंटर भी काम करता है और ये एज एंटीना भी काम करता है, ठीक है। तो उसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीनाइड्स हो सकते हैं जिनमें ज़ेंथोफिल कैरोटीन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ये हम हायर प्लांट्स की बात करें, अगर आप प्लांट टू प्लांट वेरी करेंगे तो उनके एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो आप कह लें कि वेरिएशन आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है ना पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ए बी भी हो सकते हैं, और अदर देन कैरोटीनाइड्स के पिगमेंट्स मौजूद है, एल्गी में जैसे मौजूद है। तो उनके हिसाब से उनके एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हम जो फोकस करेंगे हम हायर प्लांट्स के लिहाज से फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं। जी, किसी का माइक ऑन हुआ है, कुछ पूछना है? जी बेटा, किसी ने कुछ पूछना है? किसी का माइक ऑन हुआ है?
ओके। नो मैम। तो लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स की हम बात करें कि अगर उसको आप डाइसेक्ट करें फर्दर तो उसमें आपको डिफरेंट तरह के जो पिगमेंट के मालिक्यूल्स हैं वो मिलेंगे, उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। काम इनका एनर्जी का ट्रांसफर करना है, सिर्फ एनर्जी को लेकर और उसको रिएक्शन सेंटर को देना है, ये इनका काम है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, जो आप इसके लिए इस्तेमाल अलाउ कर। नहीं कर रहे, वो ट्राई कर रहे हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड है उसको हम कहते हैं LHC1, और जो फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है उसको हम कहते हैं LHC2। ठीक है, मतलब जिस जिस तरह का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिस फोटो सिस्टम के साथ अटैच है उस हिसाब से उसका नाम भी है, और उसमें वेरिएशन भी हो सकती है पिगमेंट मॉलिक्यूल के हिसाब से एंड नंबर के हिसाब से। अच्छा, अब दूसरा कंपोनेंट आपको फोटो सिस्टम का बताया है, चाहे 1 है चाहे 2 है, दोनों में ही हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे और साथ में रिएक्शन सेंटर भी होगा। रिएक्शन सेंटर चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, दोनों में ही क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ही होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल अलबत्ता ये है कि होगा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ही, लेकिन उसकी अब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी और आप जानते भी होंगे डेफिनेटली कि PS680 जो है नैनोमीटर की लाइट जो है वो PS2 का रिएक्शन सेंटर जो है वो मेनली उसको ऑब्जॉर्व करता है, और 700 वाला जो है PS1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। हालांकि वो दोनों ही क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जो हैं ये रिएक्शन सेंटर को बनाते हैं, और ये अकेले नहीं पाए जाते, इसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनको इनकी प्रोटेक्शन भी करती हैं, स्मूथ रनिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, और एक बेड भी प्रोवाइड करती हैं कि जिसके अंदर आप कह लें कि ये रिएक्शन सेंटर जो है वो एम्बेडेड होता है अलॉन्ग विद इट्स एसोसिएटेड कैरियर्स जिसको इसने इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करना होता है। तो एसोसिएटेड पार्ट्स जो हैं उनको फिर आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का नाम दे सकते हैं, या और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम दे सकते हैं, जिसको आप ओवरऑल जनरल इजी स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसको हम फर्दर डिस्क्राइब भी करेंगे। नाउ व्हाट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? प्राइमरी जैसे कि नाम इंडिकेट कर, तो वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होंगे, यानी कि रिएक्शन सेंटर से जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो तमाम उसके बाद सीरीज, आपको पता है कि सीरीज ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट में, तो उनको हम कहेंगे कि दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांस, यानी कि यू समझ लें कि जो रिएक्शन सेंटर से वेरी फर्स्ट जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर बाकी की जितनी भी चेन है, मतलब पहला वाला तो आ गया, उसके बाद बाकी जितना भी ऑर्डर है प्रोटीन का वो सारे के सारे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जो है वो बनाएंगे। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का रिएक्शन सेंटर के साथ क्या रोल होता है, क्या इसका आपस में एसोसिएशन होती है, उसको यहाँ पे एब्रीवेट किया गया है दो डायग्राम्स के जरिए, जिनमें आपके पास ये जो ऑन द राइट साइड है डायग्राम, अगर उसको हम देखें तो ये बताती है एनर्जी के बारे में। वैसे तो दोनों ही एनर्जी के बारे में बताती है, लेकिन दोनों में थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। जैसा कि कैरोटीनाइड्स अगर आप एंटीना कॉम्प्लेक्स में देखें तो वेरी फर्स्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल जो कि सबसे पहले लाइट को इनकाउंटर करते हैं, जैसे आपके घर में अगर किसी किसी को एंटर होना है तो वो हमेशा दरवाजे से एंटर होगा। ठीक है, तो दरवाजा आपके घर का सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेन गेट जो है वो सबसे पहला पार्ट है। इसी तरीके से वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कैरोटीनाइड्स होते हैं। कैरोटीनाइड्स एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे और वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट क्लोरोफिल बी को ट्रांसफर कर देंगे, वो नेक्स्ट अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे, और अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन वो उनको डिलीवर हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपको पता है कि वो एक्साइटेड हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैप्चर करेगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे उसको एक वन बाय वन करके वहां से लेगा, और आगे जो जी स्कीम के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको वो आगे डोनेट करता जाएगा। तो अगर ग्राउंड एनर्जी के हिसाब से देखें तो रिएक्शन सेंटर की एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से ज्यादा होती है, और उससे भी ज्यादा क्लोरोफिल ए की वो मॉलिक्यूल्स की होती है जो कि रिएक्शन सेंटर का पार्ट नहीं है लेकिन एंटीना कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और उससे भी ज्यादा एनर्जी क्लोरोफिल बी की होगी। और सबसे ज्यादा एनर्जी के लिहाज से अगर आप पिगमेंट्स को देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो आप वेवलेंथ जिनके पास होगी वो कैरोटीनाइड्स होंगे।
दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से लाइट आती है, तो वो फनल की तरह उसको दिखाया हुआ है कि कैरोटीनाइट से सबसे सबसे ज्यादा उसके पास एनर्जी, वहां से थोड़ी कुछ उसने हीट की फॉर्म में रिलीज कर दी और कुछ जो है अपनी आगे जो है वो ट्रांसफर कर दी क्लोरोफिल बी को, उसने भी कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज की और फिर आगे क्लोरोफिल। आप देखते हैं ना कि इनका जो ये जो रेक्टेंगुलर जो शेप्स बनाई हुई आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो साइज है वो घटता चला जा रहा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग दी एनर्जी सोर्स कि इनके पास कितनी एनर्जी है। तो ए के पास बी से कम है, बी के पास कैरोटीनाइट से कम है और कैरोटीनाइट से डायरेक्टली जो है आप कहने के लाइट को जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद ये जो एनर्जी है दिस विल बी पोर्ड और टारगेटेड टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर, जो कि फिर आगे फर्दर इसको केमिकल बॉन्ड बनाने में या केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल करें। तो यहाँ तक तो था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को ऑलमोस्ट सारा जो है वो क्लियर कर दिया है। ये उसी की डिस्क्रिप्शन है कि ये जो बार बार मैं आपको बात बता रही हूँ कि एक्चुअली ये एनर्जी जो कि अब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद उसको ट्रैप कैसे होगी। ठीक है, तो ट्रैप फिर क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली अपनी जो पोजीशन को चेंज करते हैं बिकॉज उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे और जो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे जो कि डबल सिंगल अल्टरनेट उनके बॉन्ड्स की होती है तो वो चेंज करेंगे, तो फिर एनर्जी इस तरीके से उनमें ट्रैप हो जाएगी और ट्रैप होने के बाद अब फिर उसको वो फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन को आगे डिलीवर कर देंगे, पीछे से और इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे फिर उसको आगे डिलीवर कर देंगे और इन द सेम मैनर जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से जो है वो रिलीज होते हैं एट द सेम टाइम, वो फिर आप कह लें कि पूरी जी स्कीम से होते हुए जो है कुछ ना कुछ ग्रेडियंट जो है वो डेवलप करेंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एनर्जी इनमें से बनती कैसे है। नाउ इसी से रिलेटेड एनर्जी ट्रैप और एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है जो कि रेड ड्रॉप और एमएसएन इफेक्ट के नाम से जो है वो मशहूर है। रेड ड्रॉप जो कॉन्सेप्ट है इसमें बताया गया है कि द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस और ड्रॉप्स। ठीक है, रेड ड्रॉप्स जो है वो क्यों रेड ड्रॉप्स कॉन्सेप्ट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है या तो कम हो जाता है या मुकम्मल ड्रॉप कर जाता है अगर आप फार रेड लाइट की जो लाइट है फार रेड पोर्शन की लाइट अगर वो कॉन्टिन्यूसली दें, यानी कि 685 या 680 से ग्रेटर जो लैम्डा की लाइट है अगर आप वो देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और या फिर कंप्लीटली ड्रॉप भी हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, इसमें पॉइंट टू बी नोटेड हम अकेली फार रेड लाइट देने का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि अगर एक ही तरह का सोर्स जिसमें सिर्फ फार रेड लाइट अवेलेबल हो अगर वो आप फोटोसिंथेसिस को देंगे तो उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप। तो एमरसन ने ये फाउंड किया कि ये रेड ड्रॉप है ये क्यों आता है और इसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। तो एमरसन ने एक्सपेरिमेंट जो इसके लिए कंडक्ट किया और उसने कहा कि ये जो डेफिशिएंसी है जो कि जो फार रेड लाइट मुसलसल एक ही तरह की लाइट यानी कि फार रेड लाइट देने की वजह से जो डेफिशिएंसी हुई है फोटोसिंथेसिस की रेट में, दिस कैन बी कंपनसेटेड और दिस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय गिविंग the light with the lambda that is shorter than 685 और in other words अगर आप रेड लाइट को प्रोवाइड कर देंगे फार रेड लाइट के साथ तो इस डेफिशिएंसी को कवर किया जा सकता है। इससे एमरसन इफेक्ट ने तो ये चीज बता दी कि ये मतलब कि रेड ड्रॉप को इस तरीके से रेड ड्रॉप का जो इफेक्ट आता है इसको इस तरीके से कवर किया जा सकता है या इसको कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन यही जो कंक्लूजन था या ये जो रिजल्ट था इसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है फोटोसिंथेसिस में उसको बनाया और वो ये था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई एक तरह का फोटो सिस्टम नहीं है बल्कि 2 तरह के फोटो सिस्टम है। और अब हम जानते हैं कि एक जो है वो फार रेड लाइट के रीजन को की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है PS1 और दूसरा जो है वो PS2 वो रेड लाइट की रीजन को जो है वो ऑब्जॉर्व करता है। तो इस तरीके से फोटो सिस्टम की डिस्कवरी में भी फिर ये रेड ड्रॉप और एमरसन इफेक्ट जो है इनका क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज वाई ये हमेशा डिस्कस किए जाते हैं जब भी आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ें। ये जो 2 फोटो सिस्टम्स हैं ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं लाइट रिएक्शंस में। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द जी स्कीम। तो मैं आपको डायरेक्ट मैम पहले डायग्राम पे ले जाती हूँ जो कि मेरा स्टाइल भी है। जी बोले बेटा। मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं लैटिन करना है। हम लेक्चर रहने देते हैं तो लैटिन खेल लेते हैं, क्या कहते हो।
ठीक है, मैं ऐसे करके बैठी रहती हूँ और आप आते जाएं और मैं लैटिन करती जाती हूँ। पढ़ाने का क्या फायदा, बातें करते हैं। आ जाए जी, किस किसने लैटिन करना है, आ जाए। पढ़ाऊं या अभी और लैटिन लैटिन खेलना है। हाँ जी बिल्कुल, आ जाए, हम अभी का वेट कर रहे हैं, आ जाए। आप मुझे बता दीजिएगा जब पढ़ना शुरू करना होगा, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी, उसके बाद मुझे लैटिन लैटिन नहीं कहना।